आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। इस घटना से पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर इस घटना के बाद मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास करने लगा। उस घटना ने मेरे दिमाग में अपना छाप कुछ इस कदर छोड़ा कि मैं कई दिनों तक बीमार था और मेरी हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी। और आज भी उस घटना को याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाया करती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि साल 1999 उस समय हमारा गांव काफ़ी छोटा हुआ करता था और ना ही उस समय हमारे गांव में बिजली हुआ करती थी। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। गांव में किसी भी तरह का काम ना होने के कारण मैं और मेरा दोस्त राकेश, हम दोनों शहर के एक दुकान में काम किया करते थे। हमारे गांव से शहर करीब 7 किलोमीटर दूर था, तो हम रोज आने जाने के लिए साइकिल का सहारा लिया करते थे। हमारी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक की होती थी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, मगर एक रात काम से वापस लौटते वक्त हम जैसे ही गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे तो अचानक हमें किसी आदमी के रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैंने एकदम से साइकिल रोका और पीछे बैठे राकेश से कहा, अरे राकेश, इतनी रात गए ऐसे कौन रो रहा है? इस पर राकेश ने कहा, तू साइकिल चला, हमें इन सब में नहीं पड़ना, घर चलो। मुझे तो ये पता था कि राकेश काफ़ी डरपोक लड़का है, तो मैं और कुछ ना बोलकर साइकिल को आगे बढ़ाकर सीधे साइकिल चलाकर अपने घर पहुंचा। मगर रात भर मेरे जहन में वही रोने की आवाज़ खटकती रही। अगली रात भी काम से वापस लौटते वक्त हमारे साथ वही घटना घटी। जैसे ही हम साइकिल लेकर गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे तो कल की तरह आज भी हमें वही रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। मगर इस बार मैंने अपना साइकिल नहीं रोका और सीधे घर चलाया। इस बार घर आकर मैंने ये ठान लिया था कि कल कुछ भी हो जाए मैं जाकर ये पता लगाकर ही रहूँगा कि आखिर ये रोने की आवाज़ किसकी है। मगर ये बात मैंने राकेश को नहीं बताई। जिसके बाद अगले दिन हम दोनों काम पर गए, तो मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि हमारी छुट्टी हो। लेकिन आज काम थोड़ा ज़्यादा ही था, जिस वजह से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि समय पर हमारी छुट्टी हो भी पाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। हमारी छुट्टी 1 घंटे लेट यानी रात के 9 बजे हुई। तो मैंने साइकिल निकाला और राकेश को पीछे बैठाकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस समय रात के 9 बजना यानी कि काफ़ी रात, ऊपर से गांव का इलाका, जिस कारण दूर दूर तक हमें हमारे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। और शायद अमावस की रात थी, जिस वजह से आसमान पर चांद का नामो निशान तलक नहीं था। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते पर अपना डेरा जमाया हुआ था कि हमारी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। हम टॉर्च की धुंधली रोशनी के सहारे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक मेरे साइकिल का बैलेंस बिगड़ा और हम दोनों ज़मीन पर जा गिरे। भले की बात तो ये थी कि हमें ज़्यादा चोट नहीं आई थी, तो मैं हाथ पैर झाड़ता हुआ उठा और जब अपनी निगाहें ज़मीन पर गिरे साइकिल की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि साइकिल का अगला टायर पंचर हो चुका है। उस पंचर टायर को देखकर मुझे समझ आ गया कि अचानक टायर पंचर हो जाने की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ा और हम लोग गिरे। अभी मैं ज़मीन पर गिरे साइकिल को उठा ही रहा था कि तभी राकेश ने कहा, भाई तू कैसे साइकिल चला रहा है? जिस पर मैंने कहा, भाई इसमें मेरी क्या गलती है, अचानक साइकिल का टायर पंचर हो गया। मेरे ये बोलते ही राकेश का मुंह एकदम से उतर गया और उसने दबी हुई आवाज़ में कहा, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? अभी भी हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर था, मगर अब किया भी क्या जा सकता है।
हमें पैदल ही घर जाना पड़ेगा। तो हम और समय ना बिताकर साइकिल लेकर पैदल चलते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। पूरे रास्ते पर सन्नाटा कुछ इस कदर छाया हुआ था कि हमारे पैदल चलने की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। मुझे तो डर नहीं लगता था, मगर राकेश के चेहरे पर मुझे साफ साफ डर नज़र आ रहा था। राकेश इतना डरपोक है कि वो रात को अकेला हल्का होने के लिए भी नहीं उठता है। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। उस बिल्ली के रास्ता काटते ही राकेश ने चिल्लाकर मुझसे कहा, रुक रुक रुक, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। तो इस पर मैंने कहा, तो क्या हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मैं आगे पार होता हूँ, तू मेरे पीछे आ जा। इतना बोलकर मैं आगे बढ़ गया। उस बिल्ली के काटे गए रास्ते को पार कर लिया, जिसके बाद मेरे पीछे राकेश भी चला आया और वापस से हम दोनों घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण हम अपने कदमों को काफ़ी तेज भगा रहे थे। मगर मुझे याद था कि मुझे उस आवाज़ का पीछा करना है, तो मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था। कुछ देर चलने के बाद हम गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे तो हमें उसी तरह रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिस पर मैंने राकेश से कहा, राकेश टॉर्च दे तो मैं देख कर आता हूँ, यहाँ रोज रोज कौन रोता है। इस पर राकेश ने मुझे काफ़ी बार मना किया, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अंत में राकेश को मेरी जिद के सामने हारना ही पड़ा। लेकिन राकेश ने मुझे साफ साफ बोल दिया कि वो नहीं जाएगा, बल्कि वो यहीं रुककर मेरा इंतज़ार करेगा। जिसके बाद मैंने उसके हाथ से टॉर्च लिया और उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे लगा कि वो आवाज़ जंगल के अंदर से आ रही है, तो मैं चलकर जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो सारा जंगल मानो रात की नींद सो रहा हो। दिन के वक्त जिस जंगल के अंदर इतना चहल पहल रहता है, रात के वक्त उस जंगल को इतना सुनसान देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। खैर, अभी मैं उस जंगल के अंदर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र जंगल के अंदर एक छोटे से घर पर गई, तो मैंने महसूस किया कि वो रोने की आवाज़ उसी घर में से आ रही है। तो मैं चलकर उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दिया कि इस जंगल में ये घर किसका होगा, और जिसका भी हो वो रोज रात को रोता क्यों है। ये सोचते सोचते मैं उस घर के करीब पहुंचा तो उस घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था, मगर उस घर की खिड़की खुली हुई थी और वो रोने की आवाज़ उसी घर में से आ रही थी। तो मैं खिड़की के पास गया और टॉर्च मारकर जब अंदर देखा तो मेरा सर एकदम से घूम गया और मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे, क्योंकि जैसे ही मैंने खिड़की के अंदर टॉर्च मारा तो मैंने देखा कि उस घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी इधर उधर दौड़ रहा है, मगर उसका चेहरा इंसानों से अलग पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें गायब थी। उस आदमी को देखकर मुझे पता चल गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और जैसे ही मैंने वहाँ से भागने के लिए अपना कदम बढ़ाया तो उस भूत ने अपना लंबा सा हाथ बढ़ाकर खिड़की से बाहर निकालकर मेरा गला पकड़ लिया और मुझे एक झटके से खींचा, जिससे मेरा सर एकदम से जाकर दीवार से जा टकराया। मैं अपने गले को उस भूत के हाथ से छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, मगर उसकी शक्ति के आगे मैं बेबस था, जिस पर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज़ से मेरा दोस्त राकेश वहाँ आ गया और किसी तरह उसने मुझे खींचकर उस भूत के हाथ से छुड़ाया और हम भागकर गांव पहुँचे। गांव वालों को पूरी बात बताई,
जिस पर उन्होंने कहा उस घर में एक परिवार रहा करता था जिसमें बेटा बहू और एक बूढ़ा आदमी यानी बेटे का पिता था। मगर एक दिन बेटा अपने बाप को छोड़कर उस घर से अपनी पत्नी को लेकर चला गया, जिससे वो बूढ़ा आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसने उसी घर में आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। आज से करीबन 15 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र करने पर आज भी मेरी रूह कांपने लगती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस समय हमारे गांव में खेती के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं था। मैं कई बार काम की तलाश में इधर उधर भटका था, मगर मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। मेरे पास खुद की ज़मीन नहीं थी कि मैं उसमें खेती कर पाऊँ। दिन पर दिन मेरे घर की आर्थिक हालत खराब होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और बोला, भैया मुकेश अपने घर वापस आ गया और वो पहले से काफ़ी बदल चुका है और साथ ही काफ़ी सारे पैसे कमाकर भी लाया। मुकेश मेरे बचपन का दोस्त है। वो भी मेरे साथ कुछ दिनों से काम को लेकर काफ़ी परेशान था और अचानक 10 दिन पहले वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने और उसके घर वालों ने उसे काफ़ी खोजा, मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। और आज मुझे अपने छोटे भाई से पता चला कि वो आ चुका है। ये खबर सुनते ही मैं उसके घर गया तो सच में मेरे भाई ने जो कहा था वो ठीक निकला। मुकेश आया है, मगर अपना शारीरिक और आर्थिक हालत दोनों ही बदल कर। मुकेश को देखते ही मैंने उससे कहा, क्या भाई कितना बदल गया है तू? कोई खजाना वजाना हाथ लगाया क्या तेरे? जिस पर मुकेश ने कहा, नहीं यार, खजाना तो हाथ नहीं लगा, मगर एक अच्छा काम जरूर हाथ लगा है। और तू बता, तेरा क्या हाल चाल है? इस पर मैंने मायूस मन से कहा, क्या बताऊं यार, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरी बात को सुनकर मुकेश मुस्कुराया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू मेरे साथ चलेगा काम करने? तो चल, अच्छे पैसे भी मिलेंगे और रहने का भी सारा इंतजाम है। तू मेरे बचपन का दोस्त है इसलिए तुझे बोल रहा हूँ, वरना किसी और को मैं नहीं लेकर जाता। मुकेश की पूरी बात सुनने के बाद मैंने मन ही मन में कहा, मैं तो इसीलिए यहाँ आया था, तो मेरे ना बोलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस पर मैंने मुकेश को हाँ बोल दिया। फिर मुकेश ने बताया कि वो 2 दिन बाद यहाँ से निकलेगा और वो मुझे अपने साथ लेटा हुआ जाएगा। मेरा काम क्या है पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, तू चल, तुझे सब पता चल जाएगा वहाँ पहुँचकर। सारी बात हो जाने के बाद मैं अपने घर चला आया और अपने घर वालों को पूरी बात बताई तो वो भी मान गए। चाहे जो भी काम हो मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरी सारी तैयारी होते होते 2 दिन कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। अब बारी आई मुकेश के साथ जाने की। मैं तैयार होकर मुकेश के घर गया तो वो भी मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। जिसके बाद हम दोनों गांव के बस स्टैंड पर गए और वहां से बस पकड़कर चलते बने। मुकेश मुझे कहाँ लेकर जा रहा था मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं चुपचाप मुकेश की सारी बातों को मान रहा था। करीब 4 घंटा बस में सफ़र तय करने के बाद हम उतरे तो मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6 बजे का। बस से उतरते ही मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो वो जगह मुझे ना तो कोई बस स्टैंड लगी और ना ही कोई गांव। बस देखने से एक वीरान सा जंगल मालूम पड़ रहा था। जिस पर मैंने मुकेश से कहा,
ये कहाँ है हम लोग? ये तो कोई जंगल लग रहा है। जिस पर मुकेश ने कहा, तो क्यों चिंता कर रहा है? मैं हूं ना, चल मेरे साथ। इतना बोलकर मुकेश मुझे जंगल के अंदर एक पतले रास्ते पर से कहीं ले जाने लगा। मैं भी उस पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चलता बना। और भरोसा करूँ भी क्यों ना, आखिर मुकेश मेरे बचपन का दोस्त जो था, और अगर अपने बचपन के दोस्त पर भरोसा नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा। अब आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी, मगर अब तक हमें जहाँ जाना था वो जगह आया नहीं था। अंधेरे का पता मुझे तब चला जब मुकेश ने टॉर्च जलाया, क्योंकि मुकेश के टॉर्च जलाते ही टॉर्च की रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। उस जंगल पर चलते हुए हमें अपने पैरों के नीचे सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज़ तो आ रही थी, साथ ही जंगलों से तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। उस अंधेरे से घिरे जंगल से आ रही अजीब अजीब सी आवाज़ें एक ऐसे डर का माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। ऐसे ही तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे जंगलों के बीच एक छोटा सा घर दिखा। अभी मैं उस घर को देख ही रहा था कि तभी मुकेश ने कहा, वो देख, हम लोग आ गए, बस उस घर में ही जाना है। मुकेश की इस बात को सुनकर मेरी जान में थोड़ी सी जान आ गई। हम दोनों चलकर उस घर के करीब गए तो उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला देखकर मुझे लगा कि इस घर में मुकेश अकेले नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी रहता होगा। चलकर हम उस घर के अंदर गए तो अंदर जाते ही पता नहीं मुकेश किसी को ढूंढने लगा। उस घर में 2 ही कमरे थे, एक कमरा बंद था और एक खुला हुआ। सारा घर ढूंढने के बाद जब वो शांत होकर एक जगह पर बैठा तो मैंने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहा है भाई तू? इस पर मुकेश ने कहा, इस घर में मेरे अलावा और 2 जन रहते हैं, पता नहीं वो दोनों कहाँ गए। इतना बोलकर कुछ देर तो मुकेश चुप रहा, फिर वापस से बोला, लगता है वो लोग भी अपने घर गए होंगे, आ जाएंगे 1-2 दिन में। मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो इस घने जंगल में घर जहाँ दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है, तो भला ये लोग क्या काम करते होंगे। ऊपर से मुकेश अकेला नहीं रहता है, उसके साथ और 2 आदमी भी हैं। जिस पर मैंने फिर एक बार मुकेश से पूछा, अरे भाई, अभी तक तूने बताया नहीं कि क्या काम करना है। जिस पर मुकेश ने कहा, तू 1-2 दिन रहकर देख, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। इतना बोलकर मुकेश ने उस खुले हुए कमरे में बिस्तर लगा दिया और हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। इस दौरान मैंने कई बार मुकेश से उस बंद कमरे के बारे में पूछा, मगर वो बस एक ही जवाब दे रहा था कि समय आने पर तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। सुबह से ही मैं काफ़ी थक चुका था, तो बिस्तर पर पड़ते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब मेरी नींद खुली तो मुझे घर के बरामदे पर किसी के तेज तेज चलने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं थोड़ा सहम गया और मुकेश को उठाया। उठकर मुकेश भी उस आवाज़ को साफ साफ सुना और आवाज़ कौन कर रहा है ये देखने के लिए कमरे से बाहर निकला। मुकेश जैसे ही कमरे से बाहर निकला वैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं भागकर उसके पास गया तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल एक आदमी ने मुकेश का गला जोर से पकड़ा हुआ था और उस आदमी का चेहरा इंसानों से काफ़ी अलग था। उसकी दोनों आंखें नहीं थीं और साथ ही उसका पेट भी पूरी तरह से कटा हुआ था। अभी मैं हिम्मत जुटाकर मुकेश को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने
मुकेश से कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुझ पर भरोसा करके यहाँ आया था और तुम लोगों ने मुझे मारकर मेरी आंखें और किडनी को निकालकर क्यों बेचा? तेरे दोनों दोस्तों को मैंने ही मार दिया। अब तू भी मरेगा। इतना सब सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि माजरा क्या है और मुकेश क्या काम करता है। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी उस भूत ने मुकेश का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा। तभी मैंने देखा कि वो भूत मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। मेरे करीब आकर उस भूत ने मुझे गौर से देखा और कुछ किए बिना हवा में धुआं हो गया, जिसके कुछ देर बाद ही सुबह हो गई। सुबह जब मैंने उस बंद कमरे के दरवाजे में एक छोटे से छेद से अंदर झांका तो पता चल गया कि मुकेश मुझे उस कमरे की तरफ जाने से क्यों मना कर रहा था, क्योंकि उस कमरे में काफ़ी सारे इंसानी टुकड़े थे और साथ ही उस आदमी की लाश भी थी जिसकी आत्मा कल मुकेश को उसके किए की सज़ा देकर गई। मैं तो मुकेश के साथ किसी भी तरह का काम करने आया था, मगर पाप करने नहीं। जो मुकेश कर रहा था वो एक पाप था। मगर एक बात मुकेश के साथ ही ख़त्म हो गई कि मुकेश मुझे यहाँ क्यों लेकर आया था, मुझे मारने या मुझसे इस तरह का पाप करवाने। अगर पाप करवाने तो मैं मरना पसंद करता, मगर इस तरह का पाप नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।